स्वागत है आप सभी का। उपन्यास पढ़ रहे थे? अच्छा, उपन्यास की ये क्लास 11वीं क्लास है। तो हम लोग मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को देख रहे थे, है ना। देखो बाबू, उपन्यास की जो क्लास है ये तो सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि जिनका सिर्फ नेट जा रहा है पे वही उपन्यास पढ़ेंगे। ये उपन्यास सभी के लिए होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास में कुछ परिवर्तित थोड़ी होता है। क्या परिवर्तन होगा? प्रेमचंद्र का जन्म और निधन जब हुआ था तब हुआ था। जब उनके जितने भी उपन्यास या कहानियां हैं उतने ही रहेंगे, कुछ बटेंगे घड़ेंगे तो नहीं। ठीक है, अंतिम कहानी अगर कफन है तो कफन ही रहेगी। तो इसमें कुछ बदलता नहीं है, इसलिए आप लोग इस प्रकार का उटपटांग बातें ना करें, चुपचाप पढ़ें, तब कल्याण होगा। तो ये क्लास कितनी है? 11वीं, और मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग नरेश मेहता की बात कर रहे थे। नरेंद्र मेहता से पहले जैनेन्द्र कुमार को देख लिए थे, उससे पहले भी हम लोग इला चंद्र जोशी को देख लिए थे। तो आज प्रयास करते हैं कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को फ्री किया जाए, है ना। आज इनको फ्री करते हैं। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में आज सबसे पहले हम लोग धर्मवीर भारती को देखते हैं। किसको देखते हैं? धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती को आज देखा जाए। धर्मवीर भारती जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में। कहाँ? प्रयागराज में। जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। निधन कब हुआ था प्रभु का? धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1997 ईस्वी में हुआ था। कोई समस्या नहीं है ना। अब इनके उपन्यास की बात करते तो इनके ज्यादा उपन्यास नहीं है, 2 उपन्यास इनका देख लीजिए, ठीक है। और वर्ण विषय के साथ ही लिख लीजिए, 2 हैं ही तो क्या इनको छोड़ना है, तो इनको स्पष्ट रूप से किया ही जाए। उपन्यास, 2 उपन्यास इनके मोस्ट हैं, उनको देख लेते हैं। इनका पहला उपन्यास है गुनाहों का देवता। आप लोग पढ़े भी होंगे। कौन सा उपन्यास था पहला? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता उपन्यास कब का है? ये उपन्यास 1949 ईस्वी का है। प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी। इस उपन्यास में है क्या? गुनाहों का देवता उपन्यास में है क्या? तो इस उपन्यास में सुधा और चंदर दोनों की प्रेम कहानी तो है ही इस उपन्यास में। उसके साथ साथ ही इस उपन्यास में भावुकता, प्रेम, वासना, ठीक है, इन सभी चीज का द्वंद्व जो चल रहा है उसी को उद्घाटित किया गया है इस उपन्यास में। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। 2 ही उपन्यास हैं, इनके ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। लिख सकते हैं चंदर ने, सुधा और चंदर अच्छा होगा ना। सुधा नायिका है। सुधा कौन है? ये नायिका है। और चंदर, चंदन नहीं है, चंदर है, ठीक ना। सुधा और चंदर है, आप लोग चंदन मत समझिए। सुधा व चंदर कौन है? ये नायक है, ठीक है। सुधा व चंदर की प्रेम कथा, सुधा व चंदर की प्रेम कथा के माध्यम से, प्रेम कथा के माध्यम से भावुकता, के माध्यम से भावुकता, प्रेम व वासना, सुधा और चंदर की प्रेम कथा के माध्यम से भावुकता, प्रेम व वासना के द्वंद्व का चित्रण। बस इतना इस उपन्यास के बारे में याद रखें, गुनाहों के देवता के बारे में। और लिखिए इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनका अगला जो उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का, अगला उपन्यास वो कौन सा है? सूरज का
सातवां घोड़ा। नंबर 2 में लिखिए सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा। अगर सूरज के सातवें घोड़े की बात करें तो सूरज का सातवां घोड़ा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें है क्या? तो इसमें नगरीय निम्न वर्गीय जिंदगी के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। नगर में जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उनकी जिंदगी की, उनकी दास्तान की कटु यथार्थ वर्णन है। जैसा देखा वैसा लिखा। तो थोड़ा सा लिख लीजिए। इस उपन्यास में 2 ही उपन्यास इनके बारे में पढ़ना है। इस उपन्यास में नगरीय निम्न वर्गीय जीवन, इस उपन्यास में नगरीय निम्न वर्गीय जीवन के कटु यथार्थ, इस उपन्यास में नगरीय निम्न वर्गीय जीवन के कटु यथार्थ का चित्रण। एक बात तो इसके बारे में ये हो गई। दूसरी मोस्ट बात इस उपन्यास के बारे में, इसमें फिल्म भी बनाया गया था ना। इस उपन्यास में सूरज का सातवां घोड़ा पर तो फिल्म भी बना था। किसने बनाई थी? फिल्म किसने बनाई थी? अभिनय किसने किया ये नहीं पूछा। मानिक मुल्ला और लिली ये नहीं पूछ रहे हैं कि फिल्म किसने बनाई थी। तो श्याम बेनेगल ने इस पर फिल्म भी बनाई थी। किसने बनाई थी? श्याम बेनेगल। और इसी नाम से फिल्म बनाई थी। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म भी है। श्याम बेनेगल ने इस पर फिल्म भी बनाए। तो इसी के साथ जो हैं ये धर्मवीर भारती जी फ्री हुए। इनके 2 उपन्यास हैं, दोनों को मैंने देख लिया। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। दोनों में क्या कथा है उनको हम लोगों ने देख लिया। अगले उपन्यास की अगर बात करें, अगले उपन्यासकार को देखते हैं तो अगले उपन्यासकार हैं प्रभाकर माचबे। नंबर 2 में आइए, आज इनको भी फ्री कीजिए। ऐसे उपन्यास में प्रभाकर माचबे से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इतना याद रखें कि अगर प्रभाकर माचबे से प्रश्न आएंगे तो इनके आलोचना पर आ सकते हैं, इनके उपन्यास पर प्रश्न नहीं आएंगे। प्रभाकर माचबे फिर भी पढ़ लेना है। प्रभाकर माचबे को फिर भी देख लेना, छोड़ना नहीं है। ऐसा बाद में आभास ना हो आप लोगों को कि ये छूट गया, काश अगर पढ़ लेते तो हो जाता। इसलिए एक नज़र इसको भी देख लेना है। चलो, प्रभाकर माचबे जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1917 में हुआ। 17 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ था। निधन कब हुआ था इनका? इनका निधन, अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। स्पष्ट है? अब इनके उपन्यासों को देख लीजिए। उपन्यासों में इनका उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष ही याद रहे वही काफी है। विषय वस्तु नहीं पूछे जाएंगे। उपन्यास, अगर इनके उपन्यास की बात करें कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं तो पहला उपन्यास तो इनका परंतु है 1940 में। पहला उपन्यास कौन सा है इनका? परंतु। परंतु कब का है ये? 1940 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, 1940। दूसरा उपन्यास इनका जो है वो है एक तारा 1952। एक तारा 1952 ईस्वी में है ये।
1952। तीसरा उपन्यास इनका जो है वो है सांचा 1956, सांचा 1956 ईस्वी। चौथा उपन्यास इनका जो है वो है द्वाभा, द्वाभा इसे इनका मोस्ट उपन्यास है, द्वाभा। देखिए द्वाभा उपन्यास जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। द्वाभा उपन्यास की जो नायिका रहती है उसका नाम रहता है आभा। क्या नाम रहता है इसकी नायिका की? आभा नाम रहता है, जिसके मन में लोकनिष्ठा और आत्मविश्वास, दो चीजें, एक तो है लोकनिष्ठा और एक है आत्मविश्वास, ये दोनों का द्वंद्व चलता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया द्वाभा। ठीक है, लोकनिष्ठा और आत्मविश्वास का मन जो है, नायिका कौन है इसका? नायिका जो है इसका नाम है आभा। नायिका कौन है? आभा। आभा के मन में दो बातें चलती है, एक लोकनिष्ठा और एक है आत्मविश्वास, ये दोनों के द्वंद्व में फंसी रहती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया द्वाभा। तो द्वाभा का प्रकाशन वर्ष कब था? 1957 ईस्वी था। 4 हो गया। 5वां उपन्यास लिखिए जो। जो कब है? ये 1964 ईस्वी का उपन्यास है। जो इतना लिखिए। द्वाभा मोस्ट उपन्यास है। एक तारा भी ठीक है, सांचा भी ठीक है, लेकिन द्वाभा मोस्ट है। आगे लिखिए। 5 हो गया। नंबर 6, छठा में लिखिए किशोर। छठा उपन्यास इनका कौन सा है? किशोर। किशोर कब का है? किशोर 1969 ईस्वी का था। किशोर 1969 ईस्वी। 6। 7वां उपन्यास लिखिए 30 40 50। 30 40 50। 30 40 50 की अगर बात करें तो ये कब की है? 1973 ईस्वी की है। उसके बाद 8वां लिख लीजिए किस लिए। किस लिए, ये उपन्यास एक तो है किस लिए। किस लिए कब का है? ये 1975 ईस्वी का उपन्यास है। 1975 ईस्वी का है ये। किस लिए के बाद आंख मेरी बाकी उनका। आंख मेरी बाकी उनका। आंख मेरी बाकी उनका, ये उपन्यास कब का था? ये उपन्यास 1983 ईस्वी का है। और एक उपन्यास का और नाम लिख लीजिए, लापता। लापता। लापता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। तो ये प्रभाकर माचवे भी आज हुए 3। अब इस कालखंड के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार बचे हैं अज्ञेय जी। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में एक कौन बच गए? अज्ञेय। तो अज्ञेय का भी तो ज्यादा उपन्यास कुछ है नहीं, 3 ही उपन्यास है ना, तो आज इनको भी फ्री ही कर देते हैं। तो उसके बाद हम लोग साम्यवादी उपन्यासकार या प्रगतिवादी उपन्यासकार, या जिसको आप लोग मार्क्सवादी बोलते हैं, या जो मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यासकार हैं, उनकी ओर चलेंगे। तो आज इनको भी फ्री कीजिए। नंबर 3 लिखिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। नंबर 3, प्रभु जी का नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। लिखिए सच्चिदानंद। ऐसे सच्चिदानंद श्री हरि विष्णु का नाम है। ठीक है, सच चित और आनंद से ये शब्द बना है सच्चिदानंद। सत चित और आनंद। ठीक है, इन 3 वर्डों से, यानी ये 3 शब्दों के योग से बना है सच्चिदानंद। क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है,
जन्म कब हुआ था? काव्य में तो इनको पढ़ा चुके हैं आप लोग को, जन्म निधन सब बता दिए हैं। जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो देवरिया, उत्तर प्रदेश। काशिया एक गांव था, उसमें देवरिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ये। ठीक है। निधन कब हुआ था? 1987 ईस्वी। निधन 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनके उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यास तो 3 ही हैं। अब प्रत्येक उपन्यास मोस्ट भी है अपने आप में, तो देख लेते हैं उपन्यास। अगर इनके उपन्यास की बात की जाए तो इनका पहला उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी। पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी, ये पहला इनका उपन्यास है, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष, रुक जाइए, ये 2 भागों में है ना जी। शेखर एक जीवनी कितने भागों में है? 2 भाग में है, 2 भाग में है। तो प्रकाशन वर्ष दोनों का लिखना है ना। तो शेखर एक जीवनी का अगर प्रथम भाग की बात करें, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग की बात करें तो प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष आप लोग 1941 माने। देखिए, हम ऐसा क्यों बोले कि 1941 मानिए? हम ऐसा इसलिए बोले हैं प्रभु कि प्रथम भाग का प्रकाशन रामचंद्र तिवारी 40 मानते हैं और डॉक्टर नागेंद्र 41 मानते हैं। सर्वमान्य मत डॉक्टर नागेंद्र का है 1941। इसीलिए द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो ये सर्वमान्य मत है 1944। 1944 ये सर्वमान्य है। तो प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1941 में। द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1944 में। तो ये हो गए अज्ञेय। चलिए, अज्ञेय के बाद, सॉरी, अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी के बाद अगला उपन्यास है इनका नदी का द्वीप, कि नदी के द्वीप। दूसरा नदी के द्वीप। देखिए, नदी के द्वीप तो इनका काव्य संग्रह भी है ना। और ये उपन्यास नदी का द्वीप का प्रकाशन वर्ष कब था? 1951 ईस्वी। नदी का द्वीप प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और तीसरा और अंतिम उपन्यास है अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी कब का है ये? 1961 ईस्वी। तो ये इनके तीनों उपन्यास लिख लिए। अब तीनों उपन्यास के जो पात्र हैं उसको बस देखना है। तो पहला उपन्यास इनका कौन सा था? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी आपके सिलेबस में भी है, तो वहां तो इनको हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे मूल मूल बातें लिख लीजिए। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी 2 भागों में उपन्यास है। आप लोग को पता है कि इसका प्रथम भाग जो था वो क्या था और द्वितीय भाग क्या है। तो इस उपन्यास में इसका प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1941 में। और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 में। ठीक है। इसमें है, इस उपन्यास में क्या, अगर इसकी बात करें तो शेखर के अहम भय सेक्स भाव का चित्रण है इसमें। शेखर जो नायक है इस उपन्यास का, उसके बारे में। शेखर के भय, अहम और सेक्स भाव का ठीक है।
इसमें शेखर के भय, अहम और सेक्स, शेखर के, जो शेखर इसका नायक है, शेखर के भय, अहम और सेक्स भाव का चित्रण, भाव का चित्रण है इसमें। ठीक है, प्रमुख पात्र की अगर बात करें कि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, प्रमुख पात्र, तो प्रमुख पात्र में हम लोग लिख लेते हैं। पहला तो शेखर है ही, नायक है ये उपन्यास का। शेखर क्या है इस उपन्यास का? नायक है, एक बात ये। दूसरा, शेखर क्या था इस उपन्यास का? शेखर इस उपन्यास का नायक है। नंबर 2, शशि सरस्वती, शशि पात्रा है। नंबर 3 में लिखी सरस्वती। शेखर के जीवन में अनेक कन्याएं आती है, पढ़ेंगे उपन्यास दोनों भाग तो स्पष्ट पता चलेगा। और एक और पात्रा कौन थी मोस्ट? एक और पात्रा जो थी शारदा। शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा। और लिख लीजिए नंबर 4, रामेश्वर एक पात्र है, रामेश्वर। इस उपन्यास को नेट वाले क्लास में तो पूरा पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे इनका विस्तार से एक लाइन देख लेंगे। यहाँ पे मूल मूल बातें सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि जिनके सिलेबस में ये शामिल नहीं है, जिन बच्चे के सिलेबस में ये रचनाओं को संकलित नहीं किया, उनको बोर लगेगा। तो जिनका जब बैच को अलग कर देंगे, नेट वाले को अलग उपन्यास में ले जाएंगे, तो वहाँ इनको विस्तृत से बता देंगे। शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर और एक पात्र और जो महत्वपूर्ण था, बाबा मदन सिंह जो था, याद है ना, बाबा मदन सिंह। तो ये उपन्यास हो गया। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास था वो क्या था? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप, नदी का द्वीप उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब था? 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी। इस उपन्यास में क्या है? तो इस उपन्यास में प्रेम, यौन वृत्ति और विवाह आदि की समस्याओं का चित्रण किया गया है। क्या किया गया है इसमें? प्रेम, यौन वृत्ति, प्रेम, यौन वृत्ति और विवाह आदि समस्याओं का चित्रण है। विवाह आदि समस्याओं का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। ठीक है, नदी के द्वीप ये काव्यखंड भी है इनका। तो नदी के द्वीप में प्रेम, यौन वृत्ति और विवाह आदि समस्याओं का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। अगर पात्र की बात करें कि इस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं, तो पात्र इसके याद रखिएगा। पहला तो भुवन है, और जो इस उपन्यास का नायक भी होता है। भुवन कौन है? इस उपन्यास का नायक है, याद रखेंगे। दूसरा रेखा है, जो नायिका है। दूसरा पात्र इसका रेखा, ये कौन है? इस उपन्यास की नायिका है, ये श्रीमती जी, नायिका। तीसरे जो पात्र हैं इसके, वो चंद्रमाधव है, गोरा है, हेमेंद्र है, चंद्रमाधव है। और चौथे पात्र जो है, चौथा पात्र कौन था? हेमेंद्र था, हेमेंद्र था। पांचवा जो पात्र था वो गोरा था, रमेश था। गोरा था कि गौरा था जी? गौरा था। और एक पात्र इसमें और लिख लीजिए, रमेश था। रमेश। तो ये हो गई किसकी बात? नदी के द्वीप की बात। और इनका अंतिम उपन्यास कौन सा है? अपने अपने अजनबी। तो अपने अपने अजनबी का भी आज समापन किया जाए, क्योंकि ये अंतिम उपन्यासकार हैं मनोविश्लेषणवाद में, तो आज इनको फ्री ही कर देते हैं। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार, और उसमें सबसे पहले हम लोग यशपाल को देखेंगे। अपने अपने अजनबी। अगर अपने अपने अजनबी की बात करें, तो अपने अपने अजनबी का प्रकाशन वर्ष कब था? 1961 ईस्वी था जी। यहाँ पे आप लोग को लिखाए थे ना 1961, ठीक है, बोला कुछ अलग लिखा दिए थे क्या?
61 ईस्वी। इस उपन्यास में क्या है? इसमें योके के माध्यम से, एक पात्र है योके, योके के माध्यम से मृत्यु के भयावह स्थिति का चित्रण किया गया है। योके सेल्मा जो रहते हैं, लिख लीजिए। नायक कौन रहता है इसका? योके रहता है ना, योके नाम ही है योके। योके के माध्यम से, योके के माध्यम से मृत्यु की भयावह स्थिति, मृत्यु की भयावह स्थिति का चित्रण, भयावह स्थिति का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। इसके पात्र देख लीजिए। इनके 3 ही उपन्यास थे और तीनों के पात्र महत्वपूर्ण थे, इसलिए लिख लीजिए। पात्र की अगर बात करें, नेक्स्ट पेज में चलिए। योके के माध्यम से मृत्यु की भयावह स्थिति का चित्रण है। इसके पात्र की बात करें तो पात्र में पहला लिख लीजिए, योके तो है ही, योके है। दूसरा शेल्मा था ना, शेल्मा, शेल्मा एक पात्र है। तीसरा फोटोग्राफर है, एक फोटोग्राफर एक पात्र था इसमें। चौथा इसका जो पात्र था वो यान था, यान। एक पात्र इसमें पाल था, याद है ना, याल पाल, ठीक है। तो ये इस उपन्यास के पात्र हो गए। तो इसी के साथ आज का जो क्लास था, और हम लोग मनोविश्लेषणवाद को पढ़ रहे थे, प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को देख रहे थे। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आज हो गए फ्री, ठीक है। अब हम लोग साम्यवादी या जिसको प्रगतिवादी उपन्यासकार कहते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो कल साम्यवादी उपन्यास क्या होती है, साम्यवादी उपन्यासकार में उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, प्रगतिवादी उपन्यास या साम्यवादी उपन्यास में की क्या क्या विशेषताएं थी, और उसमें कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं। जैसे उसमें तो मोस्ट उपन्यासकार आएंगे, यशपाल आएंगे, भगवती चरण वर्मा आएंगे, अमृत राय आएंगे, भैरव प्रसाद गुप्त आएंगे। तो कल उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को फ्री किए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।